वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड आज यू स्टैंड बाय सीजन 1। जब हुई सू एनसू के प्लान से एग्री करती है अपने हस्बैंड को मारने के लिए, तब उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये फैसला उसके और उसकी दोस्त के लिए कितना बड़ा ट्रॉमा ले आएगा। उसके हस्बैंड की मौत के बाद हुई सू को बार बार उस रात के सीन याद आते हैं, उसके फ्लैशबैक, उसकी डेड बॉडी देखना, और कभी कभी उसे लगता है कि जैसे वो आदमी वापस आ गया है उसे मार रहा हो। ये सब गिल्ट की वजह से होता है। फिर जब कैंग वापस आता है और दोनों औरतों से पैसा मांगता है, तब वो हुई सू को लगता है कि उसने एनसू की जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। उसे लगता है कि अपने दोस्तों को इस झंझट में घुसाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आयरनी ये होती है कि प्लान तो एनसू का था, क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को रोज मार करते हुए और मौत के करीब जाते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन हुई सू का गिल्ट इतना गहरा है कि उसे लगता है कि वो भी मरने लायक है, और इस सोच को और मजबूत बनाती है जिन पॉय, जो जिन यूंग की बहन है। ये और भी शॉकिंग बात है, जिन यूंग एक पुलिस ऑफिसर होती हुए भी अपनी प्रमोशन के लिए आंख बंद कर लेती है अपने भाई के जुल्म पर। उसका भाई एक औरत को मार रहा था, लेकिन वो सब इग्नोर करती है। ऊपर से उसकी माँ, जो लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम सपोर्ट के लेक्चर देती है, खुद अपने घर के जुल्म में छुपी होती है। जब जिन योंग ह्यू सू को कहता है कि अगर वो चाहती है कि इनसू जिंदा रहे तो उसे खुद मार लेना चाहिए, तो हुई सू बिना सोचे समझे तैयार हो जाती है। वो अपनी जिंदगी से इतनी थक चुकी होती है कि उसे बस सब कुछ खत्म करना होता है। अच्छा ये होता है कि मिस्टर जिन और इनसू टाइम पर पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेती हैं, लेकिन उसके दिल में ये एहसास फिर भी रहता है कि उसे मर जाना चाहिए था। हॉस्पिटल में जब हुई सू होश में आती है और देखती है कि इनसू अब भी उसके लिए लड़ रहा है, तो उसे लगता है कि अब सबसे सही काम ये होगा कि वो सच बोल दे। उसे कन्फेस कर लेना चाहिए ताकि जिन योंग अब उन दोनों को नुकसान ना पहुंचा सके। कन्फेशन करके वो अपने गिल्ट से आजाद हो जाती है। ये कन्फेशन उसके लिए एक लिबरेशन बन जाता है, क्योंकि जब तक वो सच नहीं बोलती तब तक वो जिन पो के जुल्म पर और अपने दर्द से बांधी रहती है। अब वो अपनी कहानी खुल के बता सकती है कि कैसे उसे अब्यूज किया गया और कैसे वो एक दिन और नहीं सह पाई। आखिर में हुई सुई और एनसू दोनों जेल जाती हैं, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके लिए जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। शो के पहले हाफ में लगता है कि एनसू जादू सिर्फ अपनी नैरेटिव एनर्जी लिखने के लिए लाती है, जैसे कुछ स्ट्रेस या गुस्सा कम करने के लिए सपोर्ट करते हैं। उसके अंदर गिल्ट था, उसके पिता ने उसकी माँ को मारा था और वो कुछ नहीं कर पाई। ऊपर से स्टोर वाली मिस्टर कैंग साथ जो हुआ, उसने भी उसका दिल बोझ से भर दिया। लेकिन बाद में पता चलता है कि एनसू कभी व्हाइट बेल्ट से आगे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में इतने ज्यादा इमोशनल स्ट्रगल और गुस्सा था कि वो कभी कभी किसी को चोट पहुंचा सकती थी। और एक दिन वाकई में ऐसा होता है, वो एक स्टूडेंट को चोट पहुंचा देती है, जिसके बाद उसे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। थोड़े दिनों के बाद जब वो कोच से मिलने जाती है तो कोच ऊपर से करने लगता है और कहता है कि फाइट खत्म होने के बाद कोच उसे ब्लू बेल्ट देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये उसका आखिरी दिन है डोजो में। उस मोमेंट में हम समझते हैं कि एनसुन सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, वो तैयार हो रही थी ताकि अगर कभी उसे अपने या किसी और की जिंदगी बचानी पड़े तो वो हर कोशिश कर सके। और ऐसा ही होता है जब वो जिन पाओ और मिस्टर कोवन के सामने आती है। एनसुन अपनी जोडो बेल्ट कोच को वापस भेज देती है। ये एक सिंबॉलिक सीन है, ये दिखाता है कि अब वो अपने पुराने ट्रॉमा और दर्द को छोड़ रही है। अब तक उसने अपने पिता को बदलने पर मजबूर कर दिया और अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए एक आदमी को मार भी दिया। अब उसके पास कोई बोझ नहीं बचा। जब वो बेल्ट वापस भेजती है तो उसका मतलब है कि अब वो उस डर और गुस्से से आजाद हो गई है जिसमें उसे डोजो तक पहुंचाया था। एक और इमोशनल सीन में अपने और अपने भाई के बचपन वाले वर्जन को कैप बोर्ड से बाहर निकलते हुए देखती है, जिससे कह रही हो कि अब सब ठीक है, हम गलत नहीं थे। एनसू फाइनली
हील कर गई है। हाँ, वो ये हुसू दोनों जेल जाते हैं, लेकिन अब वो उन दोनों के चेहरे पर सुकून है। उन्हें मालूम है कि उन्होंने अपने दुख का बोझ छोड़ दिया है। जोडो बेल्ट वापस करना उसके लिए एक लिबरेशन है, एक नई जिंदगी की शुरुआत। फिर सीरीज के दौरान जिन योंग सिर्फ एक चीज के पीछे लगी रहती है, अपनी प्रमोशन का। उसका ध्यान इतना ज्यादा उस गोल पर होता है कि जब उसे पता चलता है कि उसकी भाभी हुईसू उसके अपने भाई के हाथों टॉर्चर हो रही है, तब वो कुछ नहीं करती, बल्कि हुईसू पुलिस में कंप्लेंट करने जाती है। तो जिन योंग उसे कह देती है कि उसका ये पर्सनल मैटर है और केस दबा देती है। आयरनी ये होती है कि अगर उसने तब हुईसू का साथ दिया होता तो शायद सब कुछ अलग होता। हो सकता था कि उसे प्रमोशन भी मिल जाती और वो इतनी बुरी ना होती। बाद में जब वो कैंग को कूलेस्ट में बंद कर देती है, उसकी माँ गलती से मर देती है, तो कैंग उसके परिवार को बोर बचपन वाली माँ कहकर ब्लेम करता है। लेकिन शो में कभी उसके फादर का जिक्र नहीं होता, जो शायद अपने बेटे जितने ही अब्यूजिव थे। हाँ, माँ थोड़ी जिम्मेदार तो है, लेकिन जिन पो और जिन यूंग दोनों बड़े हो चुके हैं और उनके एक्शंस उनका अपना चॉइस है। आखिर में जिन यूंग सब कुछ खो देती है, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। एक ऐसी औरत जो अपने भाई का जुल्म छुपाने के लिए एक मलजूम औरत को मारने के लिए भी कह देती है। जब वो हुईसू को कहती है कि अगर इंसू को बचाना है तो खुद को मार लो, तब वो पूरी तरह एक मॉन्स्टर बन जाती है। कर्मा उसे छोड़ता नहीं, अंत में वो पकड़ी जाती है। हुईसू को मारने की कोशिश करने में, अपने भाई को एम्बेरसमेंट केस में मदद करने और उसका भाग जाने में साथ देने के लिए। ये सब कुछ उसके खिलाफ चला जाता है। दुख की बात ये होती है कि वो उन औरतों में से एक बन गई है, सिस्टम के गलत फायदा उठाने वाली, झूठ मूठ के वाउंड्स दिखाकर असली विक्टिम को गलत साबित करती है, सिर्फ एक प्रमोशन के लिए। पर अब वो प्रमोशन उसे कभी नहीं मिलेगा। अंत में ये भी लगता है कि जिन यूंग ने कैंग के अंदर मर्डर कन्फेशन खुद ही कर लिया था, ताकि उसकी माँ पर केस का बोझ ना आए। आखिर में वो अकेली रह जाती है, बिना इज्जत, बिना नौकरी और बिना किसी पावर के। अब सब कुछ उसकी जिंदगी में बर्बाद हो जाता है। मिस्टर जिन इस स्टोरी का सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल कैरेक्टर लगता है, जैसे किसी दूसरी कहानी में एक एंजल या डेमन गॉड होता है। वो दुनिया के रूल्स फॉलो नहीं करता और ना ही उसके पास कोई खास पर्सनल डिजायर या मोटिव दिखाई देते हैं। उसे ना कभी हर्ट करते हुए दिखाया गया है, ना कभी पैसे की कमी होती है। वो बस मदद करता है क्योंकि उसे लगता है कि यही काम सही है। पूरी स्टोरी में अगर वो इंसुन और हुईसू के पास मिस्टर एना ना होता तो उनकी जिंदगी वहीं बहुत मुश्किल हो जाती। वही था जिसने इंसू के दिमाग में पहली बार ये आइडिया दिया था जिन पो को मार देने का। और जब वो एंड के पास जिन यूंग एक्सप्लोर होती है तो उसके पीछे भी मिस्टर जिन ही उसका ही हाथ होता है। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था जो हर वक्त जिन यूंग का पीछा करता था। इसी वजह से इंसू उसका रास्ता ट्रेस कर पाया और उसकी कार एक्सीडेंट के बाद सबको पता चला कि उसके ट्रक में जंग कॉन्ग की लाश थी। जब दोनों लड़कियां अपनी जेल की सजा पूरी कर लेती हैं, तभी मिस्टर जिन उनके साथ होता है, उन्हें नई जिंदगी देने के लिए। कोरिया में एक्स कन्विक्ट्स के लिए जीना आसान नहीं होता, लेकिन मिस्टर जिन ने उनके लिए बेस्ट लॉयर हायर किए और उनके लिए सेफ लाइफ अरेंज की। एंडिंग में हम देखते हैं कि एंसू और हुईसू वेंटम में एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं और मिस्टर जिन उनके साथ ही है। वो आखिर तक एक मिस्टीरियस बना रहा है। ना उसके दिल के थॉट्स पता चलते हैं, ना उसके फ्यूचर के प्लान्स। वो बस एक मददगार आदमी है जिसका एग्जिस्टेंस ही दूसरों के दुख में काम आता है। एंसू और हुईसुई दोनों उसके आसपास हमेशा कंफर्टेबल फील करते हैं, चाहे वो एक स्ट्रॉन्ग और सिंगल आदमी क्यों ना हो। बस एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो अपने बेटे की मौत के बारे में बात करता है। वही पल दिखाता है कि उसके अंदर कुछ दर्द छुपा हुआ है। शायद इसी वजह से वो लड़कियों के लिए एक प्रोटेक्टिव फिगर बन जाता है, जैसे उन्हें अपने जीने की जरूरत हो। एंडिंग में दोनों लड़कियां अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही होती हैं, सिंसियर देखती हैं, काम करते हुए और एक नई शुरुआत के साथ। इसी के साथ ये सीरीज एंड होती है। हैड आई नॉट सी द सन सीरीज एक्सप्लेन्ड। कहानी स्टार्ट होती है जेन यो से। जेन यो को जब असल सच का पता चलता है कि हाइसन तोंग के साथ क्या हुआ था, तो उसे लगता है कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ। वो अपने आप को दोषी महसूस करता है और डिसाइड करता है कि वो कुछ करेगा। इसी
बीच ओयांग ने उसको ड्रग डीलर के तौर पर फ्रेम कर दिया। ये जेन यू के लिए एक और झटका था और एक परफेक्ट मौका भी बदला लेने का। इसी गुस्से और दर्द में जेन यू स्कूल के हाल के बीचों बीच ओयांग को चाकू मार देता है। साथ ही साथ वो काउंसलर चिंग चैंग चू को भी ड्रग प्लॉट का पूरा सबूत भेज देता है। इन सबूतों की वजह से जेन यू के बाप का इलेक्शन भी हाथ से निकल जाता है। लेकिन ओयांग को चाकू मारने के बाद सीधा रिजल्ट ये होता है कि जेन यू को जेल भेज दिया जाता है। इस वक्त ऐसा लगता है कि जेन यू का बस इतना ही प्लान था बदला लेने का। ये कोई लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं था जिसमें वो गैंग को खत्म करे या हमेशा के लिए जेल चला जाए। ये सिर्फ हाइसन तंग के साथ जो जिंदगी बर्बाद हुई उसका बदला लेने की एक कोशिश थी, खास तौर पर उसके पैर काट देने का। पार्ट 1 की एंडिंग में हम देखते हैं कि जेन यू एक रैंडम औरत से मिलता है जिससे वो हाइसन तंग समझता है। लेकिन ये सीन थोड़ा मिस्टीरियस है क्योंकि हाइसन तंग को हम लास्ट तब देखते हैं जब वो अपनी वायरल हो चुकी वीडियो और लोगों के टॉक्सिक कमेंट से टूट जाती है। इससे पहले वो थोड़ी ठीक हो रही थी, लाइफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन डांस छोड़ चुकी थी। उसने जेन यू से प्रॉमिस भी किया था कि क्रिसमस 2013 को वो उसे रूफ पर मिलेगी। 2008 से ज्यादा कुछ और बदली हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जेन यू टाइम पर जेल से बाहर नहीं आता, इसलिए उनकी मुलाकात कभी होती ही नहीं। फिर तकरीबन 8 महीने बाद जेन यू, जो अब नाम बदल कर रह रहा होता है, एक अंधी लड़की से मिलता है। वो लड़की उसे हाइसन तंग की याद दिलाती है, लेकिन अपना नाम तियांग चिंग बताती है। जब जेन अपना नाम बताता है तो वो लड़की थोड़ा घबरा जाती है, अपनी स्टिक गिरा देती है। जेन जो जब स्टिक उठाकर देता है तो उसके हाथ पर वही टैटू होता है जो हाइसन तंग के फिगर पर था। यानी एंडिंग को हम एक मिस्टीरियस देखी जाती है। क्या ये तियांग चेंग वाकई ही हाइसन तंग ही है या वो कोई और है? हमें पता नहीं है कि जेन जो के जेल जाने के इन सालों में हाइसन तंग के साथ क्या हुआ, लेकिन एक बात क्लियर है, उस वायरल वीडियो ने हाइसन तंग की जिंदगी बिल्कुल बदल दी। टीचर ने डायरेक्टर को बताया था कि 2023 में हाइसन तंग मिसिंग थी। टीचर को ये भी शक था कि शायद उसने सुसाइड कर ली हो, पर कभी कोई कंफर्म नहीं हुआ। अगर वो सच में मर गई है तो जो अंधी लड़की मिली है वो कॉपी कैट हो सकती है, लेकिन ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक लगती है। एक और पॉइंट भी ध्यान देने लायक है, जहां हम शुरुआत में हाइसन तंग की माँ गलती से पेन यू को अपनी बेटी समझ लेती है। शायद बेटी के खो जाने के ट्रॉमा ने उसे ऐसा बना दिया हो। तो आखिर में हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज बचती हैं। हाइसन तंग ने शायद आइडेंटिटी बदल ली हो, या वो सच में मर चुकी है, या वही टेंग चियांग नाम से जिंदा है, बस बदली हुई जिंदगी के साथ। ओयांग तंग की माँ ने पहले ही धमकी दी थी कि वो जेन यो का जेल का टाइम आसान नहीं होने देगी, और वाकई ही जब तक जेन जो जेल से बाहर आता है, जनवरी 2014 चल रहा होता है, यानी वो 5 साल पुरानी क्रिसमस वाली डेट मिस कर चुका होता है। जेन जो सीधा स्कूल के रूफ पर जाता है जहां वो उससे मिलने का प्रॉमिस किया था। वहां पहुंचकर वो देखता है कि पुरानी क्रिसमस डेकोरेशन अभी भी पड़े हुए हैं। इससे ये साफ होता है कि हाइसन तंग आई थी और उसने उसका इंतजार किया था, चाहे उसके साथ जो भी हुआ हो। ये सीन देखकर जेन जो की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो रियलाइज करता है कि हाइसन तंग ने कभी उसे टुकराया नहीं, सिर्फ वक्त ने उसे अलग कर दिया। जब यन जेल से निकलता है उसकी माँ उसे लेने आती है, लेकिन उनके बीच क्या होता है ये शो में हमें नहीं दिखाता। बस इतना पता चलता है 8 महीने बाद जेन जो जेल से बाहर होता है। वो हैसन ली के नाम से एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। उसकी लाइफ अब बिल्कुल शांत है, सीधी और नॉर्मल सी लगती है। अब वो एक नया सिंपल सा चैप्टर जी रहा है। डायरेक्टर ताई वुई और उसकी टीम बहुत एक्साइटेड थे जब उन्हें परमिशन मिल गई थी कि वो सीरियल किलर जेन जू का इंटरव्यू ले सकते हैं। ताई वुई का पूरा यकीन था कि उसकी असिस्टेंट पेन यू ने जो फेमिनाइन स्टाइल में लेटर लिखा था उसी वजह से जेन यू ने हाँ बोला। और जब जेन यू इंटरव्यू रूम में पेन यू को देखकर उस तरह से सॉफ्ट ड्रीमी आइज बनाता है तो समझ भी आती है। पेन यू खुद भी कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसके दिल में जेन यू के लिए कुछ फीलिंग्स आ रही हैं।
एक बार तो उसके बारे में वेट ड्रीम भी आ जाता है, इसलिए ये सब शॉकिंग लगता है। जब कुछ सीजन्स के बाद जेनजू अचानक उनसे कॉन्टेक्ट करते हुए दिखता है, वो बिना किसी रीजन के प्रोजेक्ट से पीछे हट जाता है और क्रू बिल्कुल कंफ्यूज रह जाती है। क्या वो ऑफेंडेड हुआ या उसका मूड बदल गया या पेनयू की तरफ कुछ फील करके वो और वीकनेस शो नहीं करना चाहता था। जेनजो ने डॉक्यूमेंट्री से पीछे हटने का फैसला अचानक नहीं किया था और न ही इसका रीजन डायरेक्टर तावुई के इनसेंसिटिव सवाल थे। वो तो अपनी माँ, बचपन और पुराने ट्रॉमास के बारे में भी बड़े आराम से जवाब दे रहा था, बिना किसी ब्रेक डाउन के। असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब पेनयू की दोस्त शेनमू जेल में उससे मिलने आती है। शेनमू कोई आम दोस्त नहीं, वो एक्चुअली हाइसन तंग की पुरानी फ्रेंड और क्लासमेट यू चेन होती है। वो सिर्फ एक मैसेज देने आती है, जो हुआ वो बीत गया, तुम जानते हो कि तुम्हें मुंह बंद रखना चाहिए। येनचू को डर होता है कि अगर डॉक्यूमेंट्री आगे बढ़ी तो लोगों को पता चल जाएगा कि हाइसन तंग को भी कनेक्शन है जेनजू से हुआ था और ये बात कभी पब्लिक नहीं हुई। अगर जेनजू पास्ट के बारे में बोलता है तो हाइसन तंग का नाम सबके सामने आ जाता है। इसी वजह से उसने डॉक्यूमेंट्री से हटने का फैसला करता है। हैड आई नॉट सी द सन के एंडिंग में हमें एक मॉन्टेज दिखाया जाता है, वो सारे मर्डर्स जो जेनजू ने जेल से रिलीज होने के बाद किए थे और जिन मर्डर की वजह से वो एक सीरियल किलर के नाम से फेमस हुआ। हमें ऑलरेडी पता था कि उसने अपने बाप को मारा और उन लड़कों को भी एक एक करके खत्म किया जिन्होंने हाइसन तंग की जिंदगी बर्बाद की थी। लेकिन मॉन्टेज ये रिवील करता है कि शेनमू जो एक्चुअली यू चेन है, हर स्टेप पर जेनयू के साथ इन्वॉल्व थी। हर मर्डर के आसपास वो कहीं न कहीं नजर आती है, जैसे वो पूरी प्लानिंग का हिस्सा थी। हमें और भी शॉकिंग वैल्यूज मिलती हैं। वैन लिंग का ग्राउंड अप, चेनमू के हाथ से गला घोटना और एनयू इवल बैलरीना का एक सीन जहां वो शायद हाइसन तंग की आत्मा से हंटेड हो रही होती है। ये डिटेल काफी ब्रूटल और डिस्टर्बिंग लगती हैं। मॉन्टेज से एक और हिंट मिलता है, जेनजू और वो ब्लाइंड लड़की जो लगभग कंफर्म हाइसन तंग ही है, उनके बीच फिर से शायद प्यार डेवलप होता है। इन दोनों ने सालों बाद एक दूसरे को दोबारा पा लिया था और पार्ट 2 में उनके रिलेशनशिप को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता है। यानी पार्ट 2 में रोमांस, रिवेंज, मिस्ट्री तीनों का मिक्सचर मिलेगा। प्रीव्यू का लास्ट सीन सबसे कंफ्यूजिंग है। एक आदमी, शायद पुलिस ऑफिसर, जेनजू से पूछता है, तुमने उस छोटे लड़के को क्यों मारा? जेनजू का जवाब सिर्फ इतना होता है, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। ये वो एक मर्डर है जिसका जिक्र पार्ट 1 में कभी नहीं होता। ना हमें पता है कि वो लड़का कौन है, ना ही कि क्या रीजन था, ना ये मर्डर पास्ट से कनेक्टेड है या नहीं। यानी पार्ट 2 का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही होगा, जेनजू ने एक इनोसेंट बॉय को क्यों मारा? क्या वो सच में गिल्टी है या कोई और तो छुपा हुआ? इसका जवाब हमें पार्ट 2 में मिलेगा। इसी के साथ ये पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। हैड आई नॉट सी द सन सीजन 1 पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पार्ट 2 की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम चीची है, जो एकदम वही लॉलीपॉप खाती है जो हाइसन तंग स्कूल में खाया करती थी। पहले लगता है कि ये कोई नया कैरेक्टर है, लेकिन बाद में पता चलता है कि चीची हाइसन तंग की ही एक दूसरी आइडेंटिटी थी। ट्रॉमा इतना ज्यादा था कि उसने अपने आप को बचाने के लिए एक नई लड़की बन ली। ये रोल था कि वो हाइसन तंग को सब कुछ भुला दे और उसे एक नई आइडेंटिटी में बदल दे। टाइंग चेन, उसका चेहरा अलग कैसे लग रहा था जब हाइसन तंग को पता चला कि उसकी वीडियो ऑनलाइन अपलोड हो गई है और लोग डिस्कशन कर रहे हैं और गंदे कमेंट कर रहे हैं, तो वो इमोशनली टूट गई। उसे लगता है जैसे लोगों के वर्ड उसके बदन पर चल रहे हों। इस वजह से वो मिरर तोड़ देती है और अपने फेस पर खुद ही स्क्रैचेस बना देती है जो परमानेंट स्क्रैचेस बन जाते हैं। उसके पेरेंट को ये देखकर समझ आ जाता है कि वो सब कुछ जबरदस्ती भूल चुकी है। वो नहीं चाहती थी कि वो वापस इस पेन में जाए, इसलिए उन्होंने उसको प्लास्टिक सर्जरी करवा दी और दुनिया को ये लगने लगा था कि हाइसन तंग मर चुकी है ताकि लोग उसके बारे में बातें करना बंद कर दें। सच ये था कि कोई पोजीशन नहीं हुआ था। ताई चेंग अंधी भी नहीं थी, वो बस समझती थी कि वो अंधी है। ये उसकी नई आइडेंटिटी का तरीका था दुनिया से बचने का। साइकोलॉजिकली सब कुछ
नॉर्मल था। उसके पेरेंट उसका ध्यान रखते थे। उसके पापा टैक्सी ड्राइवर बनकर और माँ कुक बनकर उसके ऊपर नजर रखते थे। जब ताई चंग की जिंदगी में जेन यू आया तो सब कुछ चेंज होने लगा। एक दिन उसे एक नाइटमेयर आया जहाँ हाइसा तंग वापस दिखाई देती है और उस दिन वो अचानक अपनी नजर वापस पा लेती है क्योंकि असल में उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। जब शेनमू वापस उसकी लाइफ में आता है तो हाइसन तंग के अंदर फिर से कुछ शिफ्ट होता है। इस बार उसकी कुलीग जोए का प्रेशर ट्रिगर बन जाता है। जोए एक लेस्बियन को वर्कर है, थोड़ी अलग और केयर फ्री। ताई चेंग के लिए जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, इस वजह से चीची उसे कन्विंस करती है कि वो एक नई आइडेंटिटी है। पेनजू जो बिल्कुल जॉय जैसे दिखने लगी। उधर शेनमू जेनजू से वादा लेता है कि वो दोबारा हाइसन तेंग के पास नहीं जाएगा। पर जब ताई चेंग पेनजू जा रही होती है उससे मिलने के लिए तो बिना पूछे भी उसे एक डीप कनेक्शन फील होता है। वेन लिंग एक और कैरेक्टर है जो हाइसन तंग से हॉन्टेड फील करती है। सच्चाई ये है कि वो अपनी गलतियों से परेशान थी। उसे मालूम था कि उसने हाइसन तंग के अगेंस्ट झूठ फैलाया, लोगों को बिलीव करवाया कि हाइसन तंग ने खुद सब कुछ इनवाइट किया था। शेनमू उसको मारने नहीं चाहता, वो सिर्फ देख लेता है। उसका गिल्ट ही उसके लिए पनिशमेंट बन गया। बाद में हम सुनते हैं कि वाई वांग सुसाइड कर लेती है। शो की बिल्कुल शुरुआत में येनमू इंट्रोग्रेशन को बोलता है कि शायद वो हमेशा से एक मॉन्स्टर था। पार्ट 2 में हमें पता चलता है कि उसने ये लाइन इस सवाल के जवाब में बोली थी, तुमने युम हाइसन के बेटे शिन यू को क्यों मारा। ये हाइसन तंग वही आदमी था जो हाइसन तंग के रेपिस्ट में से एक था। बाद में ये भी कहता है कि येनमू ने जितने लोगों को मारा उनमें से ज्यादातर से हाइसन तंग के साथ किया हुआ जुल्म डिजर्व करते थे, लेकिन एक बच्चे को मारना जस्टिफाई करना बिल्कुल मुश्किल लगता था और उसी बात को शो आगे जाकर एक्सप्लेन करता है। 2014 में जेल से निकलते टाइम जेन यू का फर्स्ट टारगेट ओयोंग टी इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो बिग के, जो पहले उसके फादर को परेशान करता था, उसके पास जाता है जिसे वो पीट देता है। थोड़ी देर बाद बिग के उसे शांत कर देता है, लेकिन रिवेंज का इरादा कभी कम नहीं होता। सबसे पहले जेन यू का सामना होता है पेन वाइट टैंक से, वो बंदा जो बिल्कुल रोमरलेस था। जेन यू शायद सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन चाहता था, लेकिन जब वाइट टंग उसके टीज करता है, उसको प्रवोक करता है और उस गलती का एहसास दिलाता है तो जेन यू का पेशेंट टूट जाता है। एक गुस्से के मोमेंट में वो फेन ताई टेंग को मार देता है। ये मर्डर इमोशनल रेज का रिजल्ट था और सच ये था कि वाइट टिंग जैसे इंसान को मरना जेन यू के लिए सबसे इजी था क्योंकि वो बिल्कुल ही रिग्रेट नहीं दिखाता था। थोड़े टाइम के बाद चाइली जो रेपिस्ट में से एक था गलती से भर जाता है और हाइसन तेंग से माफी मांगना चाहता है। वो उसकी माँ का पीछा करके ताई चेंग के घर तक पहुंच जाता है। जब वो डोर नॉक करता है ताई चेंग क्लियरली देखती है यहाँ कोई हाइसन तंग नहीं रहती और ये सच है क्योंकि उसके अंदर हाइसन तेंग की यादें डीपली बुरीड थी। लेकिन चाइली बार बार इंसिस्ट करता है। फिर एक मोमेंट आता है जहाँ ताई चेंग के अंदर कुछ ब्रेक होता है और चाइची आइडेंटिटी एक्टिवेट हो जाती है। चाइची टूर बोलती है, ग्लास वसे सर के ऊपर वार कर देती है। जिन जो उस वक्त अराइव होता है और आयरोनिकली चाइली को मारने से रोकता है, लेकिन चीची उसके वर्ड उसके दिल को सीधा अटैक करते हैं। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, हाइसन तेंग की जिंदगी बर्बाद हुई क्योंकि तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। उसके बाद चीची खुद को हर्ट करके हॉस्पिटल पहुंच जाती है, यानी पॉइंट पर जहां जेन यू का रिवेंज जर्नी शुरू होती है। इस बार जेन यू इम्पल्सिवली नहीं मानता, वो प्लानिंग करता है बिल्कुल डेक्स्टर स्टाइल में। एक प्लास्टिक टेंट बनाता है पार्किंग लॉट से, चाइली को किडनैप करके वो उसे टॉर्चर रूम में ले जाता है। फिर वो उसके गले में क्लीनिंग फ्लूइड डालता है जब तक चाइली मर नहीं जाता। बाद में वो उसके दांत निकाल देता है और फिंगरप्रिंट हटा देता है ताकि बॉडी आइडेंटिफाई ना हो सके। चाइली की बॉडी डीएनए से आइडेंटिफाई हो जाती है, लेकिन इसे येनजू को थोड़ा टाइम मिल जाता है अपनी रिवेंज लिस्ट को कंप्लीट करने का। येनचुन को पता तब चलता है कि जेन यू का क्या कर रहा है जब उसकी जान बचाता हुआ जोंग ताई को मार देता है, वही रेपिस्ट जो उनके पेरेंट्स स्कूल में टीचर बनकर चौंका था। जोंग ताई बिल्कुल भी गिल्टी नहीं था, वो अभी भी गरीब परिवार के बच्चों को बुली करता था, उन्हें स्कूल छोड़ने पर मजबूर करता था। स्पेशली एक लड़की को टारगेट बनाया गया था जो
जो अपनी नानी के साथ रहती थी। येन चेन को उस लड़की की कंडीशन देखकर सिंपैथी होती है, इसलिए वो हिडन कैमरा से बुलिंग रिकॉर्ड करवाती है और जोंग ताई के स्कूल से निकलवा देती है। उसके बाद जोंग ताई को पता चलता है कि येन चेन ने मदद की थी। वो उसे एक टेंपल बुलाकर कन्फ्रंट करता है, पर येन जो वहां आ जाता है और उनको वहीं पर कट कर देता है। अब रिवेंज लिस्ट पर बाकी लोग बचते हैं। मियोंग होंग की मौत सबसे सिंपल और इमोशनल लेस होती है। रात के अंधेरे में येन जो उसे कुछ ही सेकंड में चाकू मारकर खत्म कर देता है, फिर आराम से नूडल्स स्टॉल पर बैठकर बीफ नूडल्स फिनिश कर देता है। लोग इसी मोमेंट्स की वजह से उसको एक साइकोपैथ समझने लगते हैं, क्योंकि वो किल करके ऐसा महसूस करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ओयांग तांग की मर्डर थोड़ा इजी हो गया था, क्योंकि येन चो को लगता था कि मॉन्स्टर शेन मू हाइसन तंग का पता लगा लेगा। वो जल्दी जल्दी उसे मारने की कोशिश करता है। तभी ओयांग तांग की माँ ली येन घर आ जाती है। जेन यू एक कोने में छुप जाता है और फिर वो देखकर शॉक हो जाता है। ली येन अपने बेटे को खुद सोफोकेट करके मार देती है, फिर उसे एक लॉबी सुनाती है। उसे फाइनली फील होता है उसके बेटे में कोई सुधार नहीं हो सकता और दुनिया उसके बिना बेटर है। इन यू को फंसाना इजी था। यू शिन उसे एक ब्रांड कोलैबोरेशन का ऑफर फेंक देती है। जब इन या अपने एड्रेस पर वेट करती है, जेन यू एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आता है जिसमें वो उसे पैक करके ले जाता है। हमें स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता कि क्या होता है, लेकिन हमें पता चलता है एन यो को उस जंगल में मारकर वहीं बुरी किया जाता है। जब येन यो हाइसिंग के घर पहुंचता है, वो देखता है कि युन हाइसिंग अपनी वाइफ को मारता है और वाइफ अपने छोटे बेटे ची यू को और भी ज्यादा मार कूट करती थी। लड़के की वजह से आंख पर स्क्रैच होते हैं, इसलिए क्योंकि माँ उसे साइकोलॉजिकली अब्यूज करती थी। यो हाइसिंग की वाइफ जेन यू एक सेकंड सोचे बिना मार देता है। वो उसे पहले ही एलिमिनेट कर देता ताकि यो हाइसिंग को मैक्सिमम मेंटल टॉर्चर फील हो। उसके बाद वो यू हाइसिंग को स्लो साइकोलॉजिकल टॉर्चर देता है। जेन यो जैसे ही स्टेयर से एक कमजोर वॉइस सुनता है, मुझे भूल मत जाना, बस यहीं से वो टोटली ब्रेक हो जाता है। उसे लगता है जैसे सारे डिसअपॉइंटमेंट लोग उसके खिलाफ, सब लोग उसके फेलियर्स और सबसे ज्यादा चीची हाइसिन तेंग का वॉइस उस बच्चे के मुंह से बोल रहे थे। वो वॉइसेस उसका दिमाग तोड़ देती हैं। शी यू लाचार, टॉर्चर, डिप्रेशन में डूबा हुआ बच्चा होता है जिसके अंदर जाने की इच्छा होती है। जेन जो बस नॉइस को बंद करने के लिए उसका गला दबा देती है। उस मोमेंट में वो सच में और इल्यूजन का फर्क नहीं समझ पाता। वो नहीं देख पाता कि उसके हाथ में एक गिल्टी मैन पर नहीं, बल्कि एक बिखरे हुए पेन में डूबे हुए बच्चे पर है। हैड आई नॉट सी द सन के एंडिंग में पूरा हैप्पीली नहीं बल्कि दर्द से भरा होता है। शो बेसिकली ये दिखाता है जेन यो ने अपनी मर्जी से अपनी मौत एक्सेप्ट की। हाइसन तंग को फाइनली पीस मिलता है। जेन यो की डेथ का मीनिंग, जेन जो को लगता है कि वो हाइसन तंग की गलत की गई कामों पर रिस्पॉन्सिबल है, और जब उसे शेन जू बच्चे को मारा, उसी मोमेंट उसको समझ आ गया था कि उसने अपनी इंसानियत खो दी। वो अपनी यंगर वर्जन को मार रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो बच्चा भी उसकी तरह मॉन्स्टर बन जाए, इसलिए जब वो मर जाता है, शो यही दिखाता है कि वो एक्चुअली रिसीव महसूस करता है। उसने रिवेंज ले लिया, हाइसन तंग को बचा लिया और अब वो अपने गिल्ड से आजाद हो गया है। एंडिंग में दिखाया जाता है कि वो पानी में जा रही है। कुछ लोगों को लगता है कि वो सुसाइड कर रही है, लेकिन शो का मतलब ये नहीं है। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Welcome to Series Explained, the price of confession series explained। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। तो स्टोरी की शुरुआत होती है युन सू के कैरेक्टर से, जो एक फ्री सेपरेटेड आर्ट टीचर है। एक दिन युन सू का हस्बैंड ली के दी अपने स्टूडियो में चाकू से मरा हुआ मिलता है। प्रोसिक्यूटर बैक डॉन होन उसको यकीन होता है कि युन सू ही किलर है। युन सू बार बार कहने के बावजूद कि वो बेगुनाह है और उसने हुडी पहने हुए औरत को देखा स्टूडियो से निकलते हुए। कोर्ट और पब्लिक दोनों उसकी बात नहीं मानते। रिजल्ट ये होता है कि युन सू को जेल भेज दिया जाता है और उसकी छोटी बेटी अकेली रह जाती है। दूसरी तरफ मो इन, जो एक डेंटिस्ट क्लिनिक में काम करती है, खुद कन्फेस करती है कि उसने एक मैरिड कपल को पॉइजन देकर उसका मर्डर किया। पुलिस आती है, वो बिना भागे सारी जिम्मेदारी ले लेती है। जब मोन इन और सुन यू की कॉल्स एक दूसरे के पास होती हैं, तो मो इन दीवार के क्रैक से युन सू को एक डील ऑफर करती है। मो इन युन सू के हस्बैंड के मर्डर का कन्फेशन कर लेगी, लेकिन बदले में युन सू को एक काम करना होगा, को से उनको मारना। वही कॉलेज बॉय जो इस मैरिड कपल का बेटा था जिसे मो इन ने मारा। मो उन सी हुन को क्यों मरवाना चाहती थी? जब मो उन ने सी हुन के पेरेंट को मारा उस समय उसने कोई वजह नहीं बताई, सिर्फ इतना बोला कि वो बुरे लोग थे। पब्लिक ने उसे एक कोल्ड ब्लडेड साइको समझ लिया, लेकिन स्टोरी के आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है कि मो इन का असली नाम कॉन्ग सो ही है। वो एक डॉक्टर थी जो थाईलैंड में गरीब लोगों का इलाज करती थी। जब कोविड स्टार्ट हुआ वो वहीं थी। बॉर्डर्स बंद होने से पहले सोई को एक दिल तोड़ने वाली खबर मिलती है। उसकी छोटी बहन सो मंग ने सुसाइड कर ली है और उसके पापा भी सुसाइड कर लिए। सो मंग के साथ क्या हुआ था? सच ये था कि सी हुन ने सो मंग का रेप किया था। उसने उस असॉल्ट का वीडियो बनाया और ऑनलाइन डालने की कोशिश की। सो मंग ने हिम्मत करके पुलिस रिपोर्ट की, लेकिन सी हुन के अमीर पेरेंट्स ने सब कुछ कवर अप कर दिया। इसका नतीजा सी हुन को सिर्फ हल्की सी पनिशमेंट मिली। बदले में सी हुन ने वो वीडियो सो मांग के दोस्तों और फैमिली को भेज दी। बेइज्जती और दर्द के गिल्ट के मारे उसके पापा ने गिल्ट के साथ सुसाइड कर लिया। सो मांग ने डिप्रेशन में आकर अपनी जान ले ली। सो ही जो कोविड से बीमार थी उसके फोन या मैसेज नहीं देख पाई और सब कुछ खत्म हो गया। मो इनका असली सच सो हुई बिल्कुल टूट जाती है। उस वक्त एक कोरियन दोस्त मो इन, जिसका कोई परिवार नहीं होता, कोविड से मर जाता है। मरने से पहले वो सो हुई को अपनी आइडेंटिटी उसे करने देता है ताकि वो सो हुई अपना बदला ले सके। इस तरह सो हुई मो उन बनकर कोरियन वापस आती है और शुरू करती है अपना रिवेंज प्लान। पहले सिन हुन के पेरेंट्स, फिर सी हुन खुद, और यही वजह थी कि वो युन से डील करती है। युन सू मो इन का प्लान मान लेती है। मो इन जबकि डे उसका मर्डर का कन्फेशन करती है तो युनसी बेल पर बाहर आ जाती है। वो अपनी बेटी से मिल पाती है, लेकिन आजादी अभी दूर है। उसे अपना अपील जीतना है और वो मो इन के मुताबिक उसे सी हुन को मारना होगा। मो इन ने साफ कह दिया था अगर अपील से पहले से उसकी डेथ का प्रूफ नहीं मिला तो वो अपना कन्फेशन वापस ले लेगी। कई हफ्ते तक सी हुन की मूवमेंट्स देखने के बाद युन सू उसके घर जाती है उसको मारने के लिए। वो उसका गला दबा देती है, लेकिन आखिरी पल में उसका दिल नहीं मानता। सी हुन अपनी जान की भीख मांगता है और युन सू उसको छोड़ देती है। इसके बदले युन सू उसे सच बताती है। मोन उसे मारना चाहती है और अगर युन सू नहीं मरेगा तो कोई और आकर उसे मार देगा। दोनों मिलकर एक फेक फोटो लेते हैं जिसमें लगता है कि सिन हो मर गया। ये फोटो मो इनको बेवकूफ बनाने के लिए होती है। फिर युन सू उसको कहती है मैं वापस आऊं तब तक छुप जाओ। लेकिन कुछ दिन बाद सी हुन अपने फ्रीजर में मरा हुआ मिलता है। सारे सबूत सीधे युन सू पर जा रहे होते हैं। जब युन सू को पता चलता है कि वो सी हुन को नहीं मार सकती तो वो सुसाइड कर लेती है असली किलर को दोबारा ढूंढने के लिए। सी हुन की डेथ के बाद जब पुलिस उसको ढूंढ रही होती है, युन सू भागती हुई एक आर्ट रिहेबिलिटेशन में पहुंचती है। ये शो उसके
हस्बैंड की किडाई के काम का पर्सपेक्टिव होता है। वहाँ युनसू एक फोटो देखकर शॉक हो जाती है। उस तस्वीर में कैदी के साथ मो इन का लॉयर जिन योंग भी होता है। जिन योंग एक मशहूर पब्लिक डिफेंडर है। उसने मो इन का केस अपनी वाइफ फेमस कैलिस्ट चोई यू शेन उसके कहने पर लिया था, पर योंग जिन ने कभी नहीं बताया था कि वो कैदी से पहले जानता है। जब योनसो और खोज करती है तो उसे पता चलता है कि कैदी के मर्डर से पहले योंग से ने उसे हैरेस कर रहा था। सुयन और योंग इन आर्ट पीसेस यूनिवर्सिटी को डोनेट किया करते थे। कैदी को शक होता था कि पीस प्लेगराइज्ड है। उसने ये बात यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को बता दी। उसने योंग और उसकी वाइफ को इंसल्ट किया। मौत से पहले कुछ हफ्ते योंग इन बार बार माफी मांगने के प्रेशर डाल रहा था। उसके लिए ये इज्जत का सवाल बन गया था। कैदी अपने स्टूडियो में काम कर रहा था। वो अपनी वाइफ युनसू का वेट कर रहा होता है। उस रात जेन योंग इन और उसकी वाइफ चोई यूसिन वहां पहुंचते हैं। सुयोन अभी भी गुस्से में होती है क्योंकि कैदी ने उसके प्लेगराइज्ड आर्ट पीस के बारे में सच बताया था और माफी मांगने से मना कर दिया था। गुस्से में बाहर कर सुयोन वाइन बोतल से कैदी का सर कुचल देती है। फिर उसके आर्ट टूल्स में से एक को उठाकर उसके गले पर बार बार चाकू से चलाती है। कैदी वहीं पर गिर जाती है। खून बह रहा होता है। योंग इन जो एक लॉयर होने के नाते क्राइम और क्लीन अप अच्छे से समझता है, स्टूडियो में रुककर सब कुछ सबूत मिटाने लगता है। उस वक्त ही यून सुन वहां पहुंचती है। योंग इन छुपकर सब देखता है। इमरजेंसी सर्विस को कॉल करती है और अपने मरते हुए हस्बैंड को अपनी बाहों में पकड़कर रोती है। वो जानती भी नहीं है कि असली किलर्स अभी भी वहीं छुपे हुए हैं। शुरू शुरू में कैदी की डेथ को मो इन के रिवेंज से कोई लेना देना नहीं होता। दोनों केसेस अलग अलग थे, पर जब मो इन खुद सी हुन को नहीं मार पाती और युनसी से हेल्प मांगती है, तब दोनों की किस्मतें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। समय के साथ मुइन को युनसू के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। उसे लगता है कि युनसी एक अच्छी माँ है जो सिर्फ अपनी बेटी को पालना चाहती है। युनसू की जिंदगी मुश्किल होती जाती है तो मुन उनको गलती भी होने लगती है कि उसने उसकी लाइफ को और टफ बना दिया। वो अपनी वाइफ सुयोन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, यहाँ तक कि किसी को मार भी सकता है। सुयोन को खत्म करो, सबूत ऐसे बनाओ जैसे उसने किलर नहीं है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी उसी डायरेक्शन में पुश करो। मोइन का लॉयर होने के नाते उसको युनसो हर मोमेंट का पता होता है। जहाँ जरूरत होती है वो पुलिस भी मैनिपुलेट कर सकता है। युनसो उसे एक वेब कैम वीडियो देती है जिसमें क्लियरली दिख रहा होता है कि सी हुन बिल्कुल जिंदा है। जब युनसू उसके घर से निकली, इसके पैरेलर जोंगदू प्रोसिक्यूटर देंग हुन के दिमाग में डाउट जगाना शुरू कर देता है। दोंग हुन पहले युनसू को भी गिल्टी मान लेता है, लेकिन अब उसकी कहानी में कुछ गड़बड़ लगने लगती है। युनसू के हिंट्स और जोंगजू उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद दोनों अपना ध्यान योंग इन पर लगाने लगते हैं। जब मो उनको पता चलता है कि योसिन को अपने नाम साफ करने के लिए उसकी मदद चाहिए, तो वो एक जेल एस्केप प्लान करती है। दोनों मिलकर वापस कैदी के स्टूडियो पहुंचते हैं। युनसू को अब यकीन हो चुका होता है कि कैदी की लास्ट आर्ट प्रिंट पर जो फिंगरप्रिंट मिला था वो उसका नहीं था और वो फिंगरप्रिंट सो युन योंग इन की वाइफ का हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से योंग इन भी वहीं पहुंच जाता है। उसके प्रपोज सब एविडेंस मिटा देना ताकि सुन यू का सच कभी बाहर ना आए। यहीं पर ट्रेजेडी होती है। मो इन यूसू की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। पहले मो इन खुद को योंग इन के सामने ला देती है। योंग इन उसको चाकू मार देता है, लेकिन मो इन उसके शौक का फायदा उठाता है, उसके दिल पर चाकू घोंप देती है। रिजल्ट ये होता है कि मो इन और योंग इन दोनों मर जाती हैं। मो इन योनसो की बाहों में दम तोड़ देती है और थोड़ी देर के बाद जियोंगू और दांग हुन वहां पहुंचती हैं। कहानी के एंडिंग में थोड़ा दर्द भरा, थोड़ा होलफुल है। माँ उन का रिवेंज पूरा होता है। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है।
वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन मर्सी फॉर नन सीजन 1। कहानी स्टार्ट होती है जुन से, एक खौफनाक इन्फोर्सर जो 10 साल पहले गैंग वर्ल्ड से गायब हो गया था। 2010 में जी जुन ने गैंग के 2 लीडर्स जुन और बोंगन से एक डील की। मैं डिसअपियर हो जाऊंगा लेकिन मेरे छोटे भाई जीजोक को प्रोटेक्ट करना तुम्हारा काम होगा। प्रेजेंट में जीजोक गैंग के अंदर अच्छा काम कर रहा होता है और जुन उसे बिजनेस का फ्यूचर बॉस बनाने का सोच रहा होता है। लेकिन मसला ये होता है कि जुन का अपना बेटा जुमन जो सोचता है कि उसकी पोजीशन का सिर्फ हकदार वो खुद है। जुन जीजोक को भेजता है जुन को जुन मो से मिलने के लिए। बोगन का बेटा जो आरोगेंट और इनसिक्योर है, जीजो को उसे सबके सामने थप्पड़ मार देता है। बड़ा पावर मूव लेकिन उसके लिए बहुत डेंजरस साबित होता है। जुन मो बदला लेने के लिए सियोंग वॉन नाम के शेडी बंदे से कांटेक्ट करता है। सियोंग वॉन का काम ही ये होता है गरीब और डिससेपरेट टीनेजर्स को हायर करो, उनसे बड़ा क्राइम्स करवाओ और असली लोग सेव रहते हैं। जीजोक पे अटैक होता है इन्हें बच्चों के थ्रू, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसे इनाम से कोई नहीं मारता। जीजोक का असली किलर होता है कनाएमा, एक इंटरनेशनल असेसिन जिसका नाम इंटरपोल तक जाता है। और गेस करो इस किलर को किसने हायर किया होगा? जुमन ने, जोन के अपने बेटे ने। आखिर क्यों जुमन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका बाप अपना सारा गैंग जीजोक को दे रहा है। उसने सोचा सीधा रास्ता छोड़ो और कंपटीशन को ही खत्म कर दो, पर इस रिवेंज की चेन वहीं खत्म होती है क्योंकि जुमन भी सिर्फ एक पवन था, पीछे से सब कंट्रोल कर रहा था एक और बड़ा प्लेयर। स्टोरी के काफी आगे जाके एक नया कैरेक्टर एंटर होता है, चाय योंग दो। नाम तो सुना होगा लेकिन बंदा और भी ज्यादा डेंजरस है। जाहिर तो ये होता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन असल में वो पुलिस की यूनिफॉर्म के पीछे छुपा गैंग्स के बीच खुफिया खेल खेलता है। पिछले 10 साल से वो इन्फॉर्मेंट का काम कर रहा है। गैंग्स को पुलिस रेड्स के पहले ही बता देता है ये इन्फॉर्मेशन लीक करना, लेकिन वो सिर्फ इतना नहीं चाहता था, उसे पावर चाहिए थी, कंट्रोल भी चाहिए था। 11 साल पहले योंग दो ने ही जीजोक को झूठी इन्फॉर्मेशन दी जिसकी वजह से जीजोक ने अपने पुराने बॉस के बेटे को मार दिया। वही एक गलती थी जिसने जुन को छुपाने पर मजबूर किया। जुन और बुगन के बीच दोस्ती तोड़ दी और गैंग वर्ल्ड को 2 हिस्सों में बांट दिया और सब कुछ योंग दो का प्लान था। आज के वक्त में भी वो जोन के बेटे जुमन के साथ मिलकर दोनों गैंग्स को तोड़ने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे वो खुद रूल्स कर सके और गैंग्स को कंट्रोल करे। जीजोक के मरने के बाद जुंजन छुपने से बाहर आता है, ये सच चाहिए, लेकिन अब जो वर्ल्ड उसके सामने होता है वो पहले से ज्यादा गंदा और डेंजरस हो चुका है। बुगन को सच पता चलता है, उसका बेटा जुनमो सिर्फ आधा जिम्मेदार था जीजोक की मौत का, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही जुनमो मार दिया जाता है। फिर जुन पे अटैक होता है, उसकी गाड़ी ब्रिज से गिरा दी जाती है लेकिन वो बच जाता है। जुजन बोगन के पास आता है और बोगन बताता है कि जीजोक को मारने का ऑर्डर जुन के गैंग से आया था। जुजन फिर से मिलता है लेकिन योंग दो स्मार्टली ब्लेम घुमाता है बोगन पर, और एक दर्दनाक मोमेंट है। जोन अपने पुराने दोस्त बुगन को मार देता है सिर्फ अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये डिसीजन ट्रेजिक भी था और फैटल भी। जून की डेथ के बाद योंग दो ब्लेम जुंगजन पर डालने की कोशिश करता है, लेकिन जुमन के डैड का ऑफिस होता है और जुमन सब कुछ सुन लेता है। अब उसे पता चल जाता है योंग दो का असली चेहरा क्या है। इस बीच जुंजन
जुन कनाइमा को ढूंढता है, वो किलर जिसने जीजोक को मारा था। फाइट ब्रूटल होती है लेकिन जुन कनाइमा को मार देता है। पहली बार उसे लगता है कि उसने कुछ जीता है, लेकिन वो जीत भी खून से भरी होती है। जुन दोनों गैंग्स को कंट्रोल में ले लेता है, अपने फादर का फ्यूनरल करता है, बिजनेस मर्ज करता है और वो किंग पिन बन जाता है, जो बनने का सपना उसने देखा था। लेकिन जीत का टेस्ट ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जुन के पास एक लास्ट कार्ड होता है, युंग दो का ब्लैकमेल फाइल्स। वो सब फाइल्स जीजो के लॉयल दोस्त हिम्बुम के दो देता है और मीडिया में लीक कर देता है। सब एक्सपोज हो जाता है, ज्यूमन के क्राइम्स, उसके सारे सीक्रेट्स सब दुनिया के सामने। ज्यूमन सुसाइड करने की कोशिश करता है लेकिन जुन पहले पहुंच जाता है और उसे खुद मार देता है। सब लोग जो जीजोक की मौत का जिम्मेदार थे अब मर चुके थे, लेकिन इसका प्राइस क्या मिला? जुन अकेला खड़ा होता है, सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हार चुका होता है। जिम्मेदारी अब इस फाइनल हिस्से को भी सिंपल, इमोशनल और सिनेमैटिक, सब जो जरूरी थे या तो मर चुके थे या अंदर से टूट चुके थे। जुन के पास अब न घर है, न फैमिली, न कोई वजह जीने की। शो का लास्ट मोमेंट में हम उसे देखते हैं एक सपने जैसे स्टेट में ड्रिफ्ट करते हुए। वो एक ऐसी बात इमेजिन करता है जो कभी हुई ही नहीं, एक कन्वर्सेशन अपने बेटे जीजोक के साथ। वो जीजोक से कहता है, मत जाओ, जुन के लिए काम करना, उस दुनिया से दूर रहो, प्लीज एक अलग रास्ता चुनो। लेकिन अब सब कुछ देर से होता है। जो डील जुन ने 11 साल पहले सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए की थी, वही डील उसके भाई की मौत की वजह बन जाती है। सब कुछ वही से स्पिरल हुआ और अब वो बंदा जुन जो सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए शैडोज में जाता था, अब सिर्फ वही जिंदा है, धूप में अकेला, टूटा हुआ और हार गया है। मर्सी फॉर नन न सिर्फ गैंग वार्स या रिवेंज की कहानी नहीं है, ये शो है अंदर से जो चुप रहने से बढ़ता है। वो सीक्रेट्स जो हम प्यार में छुपाते हैं लेकिन जो सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। जुन की जर्नी रिडेम्पशन की नहीं, कंसिक्वेशन की है। हर एक मर्डर, हर कवर अप, हर गुस्से का पल उसे इसी अंजाम तक ले आया। आखिर में कोई जीत नहीं मिलती, सिर्फ पछतावा मिलता है, क्योंकि जब रिवेंज की जमीन पर जंग होती है तो कोई नहीं जीतता, न किलर, न विक्टिम, न वो इंसान जो सब कुछ रोकने की कोशिश करता है। आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। कैश हीरो सीजन 1 एंडिंग एक्सप्लेन्ड। कैश हीरो के फिनाले में स्टार्ट में हमें लगता है कि सैंग उन मर चुका है। वो लिफ्ट के अंदर नेथन के साथ एक हैंड ग्रेनेड यूज करता है ताकि दोनों वहीं पर खत्म हो जाएं। उसका एम होता है सब कुछ एंड करना। मिनसुक जो उसकी जिंदगी का प्यार है और पूरी दुनिया को बचाना है, लेकिन उस वक्त एना का फैक्टर उसने कंसीडर नहीं किया होता। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनसुक बिल्कुल टूट चुकी होती है। वो अपने प्यार की मौत का गम मना रही होती है। तभी हो इन आता है और उसे बताता है कि सैंग उनको वापस जिंदा करने का एक तरीका है। वो इन कहता है कि मिनसो को उस डिटेक्टिव को ढूंढना होगा जो पहले सॉन्ग इन के पीछे था, क्योंकि वो टाइम को रिवर्स कर सकता है, जिससे कि टाइम वापस जाएगा और वो बच जाएगा। जब मिनसो डिटेक्टिव के पास जाती है तो वो मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है। वो शर्त ये होती है, जो भी इंसान टाइम को वापस रिवर्स करने की कोशिश करेगा उसकी लाइफ कम हो जाएगी, यानी कि जितनी उसकी लाइफ होगी उससे कुछ कम हो जाएगी, यानी वो वक्त से पहले ही मर सकती है। मिनसो के लिए इस वक्त ये बात मैटर नहीं करी, क्योंकि वो सिर्फ सॉन्ग इनको जिंदा देखना चाहती है, लेकिन ऑनेस्टली आगे चलकर ये चीज प्रॉब्लम बन सकती है, खासकर जब स्टोरी का एंड हैप्पी लगता है। टाइम वापस जाने के बाद मिनसो सैंग उनको उसका डेली अलाउंस देने चाहती है। ये सीन थोड़ा आयरोनिक लगा है, क्योंकि जब मिनसो को पहली बार सॉन्ग उनकी पावर्स के बारे में पता चला था तो वो नहीं चाहती कि वो पावर्स यूज करे। वो चाहती थी कि दोनों पैसा बचाकर घर खरीदें।
अब उसे समझ आ जाता है कि जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती होती है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जब सॉन्ग वापस जिंदा होता है तो उसे समझ नहीं आता कि पैसे कहां से आए, क्योंकि वो मेंटली मरने के लिए रेडी हो चुका था। और क्योंकि मिनसुक ने टाइम रिवर्स किया होता है, इसलिए आगे के इवेंट्स याद ही नहीं रहते, इसलिए सब कुछ फिलहाल ठीक और हैप्पी लगता है। लेकिन दिल के किसी कोने में लगा रहता है कि ये फ्यूचर में ट्रेजेडी ना बन जाए। कैशिरो को एंडिंग में सॉन्ग उनका डायरेक्ट फेस ऑफ होता है नेथन के साथ। इस फाइट से पहले ही नेथन अपनी एक बहन को मार चुका होता है और उसकी सारी रिसर्च को चुरा लेता है अपने फायदे के लिए। एना चाहती थी कि पावर्स को कंट्रोल और टाइम पास किया जाए, जबकि नेथन का प्लान था सारी पावर्स एक साथ ऑब्जर्व कर लेना। दोनों अपनी जगह गलत होती हैं, लेकिन एना का डिसीजन थोड़ा ज्यादा समझदार लगता है, क्योंकि वो खुद को एक्सपेरिमेंट बनाना नहीं चाहती थी। कोरियन ड्रामाज में अक्सर विलेंस सिबलिंग्स का यही सीन होता है। दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं क्योंकि दोनों फेवरेट बनना चाहती हैं। एना अपना दिमाग यूज करती है, जबकि नेथन सिर्फ ताकत पर डिपेंड करता है, वो भी चुराई हुई ताकत। एना का असली प्लान था कि सुपर हीरो पावर से ड्रग्स बनाई जाएं, जो नॉर्मल लोगों से दी जाएं। ये लोग धीरे धीरे उन ड्रग्स की आदत में पड़ जाएंगे, अपनी पूरी जिंदगी बेटर बनाने के चक्कर में सब कुछ खर्च कर देती हैं और आखिर में लालच की वजह से मर जाती हैं। शो में हमें इसका थोड़ा ग्लिम्स मिलता है, लेकिन एंड में ये ट्रैक प्रॉपरली क्लोज नहीं होता। शायद फ्यूचर में पुलिस उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकी है, लेकिन अभी के लिए सप्लाई खत्म हो जाती है जब तक कोई दोबारा रिक्रिएट ना किया जाए। नेथन के लिए एना को मारना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो उस औरत की पावर्स यूज करता है जो उससे बेपान प्यार करती थी। कोरियन की अपनी क्विक सिलर वो औरत सोचती है कि नेथन उसे हमेशा अपने पास रखेगा और सब कुछ देगा, लेकिन ये सच होता है कि नेथन सिर्फ उसे यूज करता है जब तक उसका काम निकल जाए। काम निकलने के बाद वो उसे खत्म भी कर सकता है। एना को मरवाने के बाद नेथन अपने बाप को भी मारना चाहता है, लेकिन वो किस तरह बच के निकल जाता है। ऑनेस्टली अगर उसकी माँ होती शायद ये दोनों इतने बिगड़े हुए ना होते। इसके बाद नेथन एनन की लैब में मौजूद सारी पावर्स खुद में इंजेक्ट कर लेता है और यहीं से असल पागलपन शुरू होता है। नेथन पूरी एक्साइटमेंट के साथ सॉन्ग उनका सामना करता है। उसे मारने के लिए सॉन्ग उन अच्छी फाइट देता है, लेकिन धीरे धीरे उसके पैसे खत्म होने लगते हैं। इस बार सब कुछ पब्लिक के सामने हो रहा होता है, ना कोई मास्क ना कोई छुपाना, सब लोग उनकी पावर्स देख रहे होते हैं। मदद के लिए बोई और ओ इन भी आ जाती हैं, लेकिन नेथन की जबरदस्त ताकत उन दोनों को जल्दी नॉकआउट कर देती है। आखिर में सॉन्ग ऑन भी गिव अप करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसे नहीं बचे। उस मोमेंट नॉथन सॉन्ग ऑन को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए पूछता है कि तुम्हारे दिल की ताकत कहाँ है, क्योंकि सॉन्ग ऑन ने पहले कहा था कि उसकी असली स्ट्रेंथ उसके दिल से आती है। लेकिन यही सच है, सॉन्ग इन की पावर्स सेल्फनेस से मांगती है, और ऐसी दुनिया में जहाँ हर चीज का दाम होता है, वहाँ बिना मतलब के अच्छा बनना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि सांस लेना भी टेंशन के बिना पॉसिबल नहीं होता। सॉन्ग इन खुद को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। तभी ऊपर से एक पिगी बैंक गिरता है, जो ऑनेस्टली काफी डेंजरस हो सकता था। इस सीन ने ये समझ आता है कि जो लोग सब कुछ देख रहे थे उन्होंने काइंडनेस का साइड चूज कर लिया था, यानी सॉन्ग उनका साइड। अपार्टमेंट के आसपास रहने वाले लोग जो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके होते हैं, सॉन्ग उन पर हर तरफ से पैसे फेंकने लगते हैं। यहीं पर प्रूव होता है कि सॉन्ग उन बिल्कुल सही था। उसकी स्ट्रेंथ सच में दिल से आती है, क्योंकि सॉन्ग उन हमेशा लोगों की मदद करता रहता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है, इसलिए लोग भी आज उसके लिए खड़े हो जाते हैं। आखिर में सॉन्ग उन कम्युनिटी की स्ट्रेंथ यूज करके नेथन को हरा देता है, यही उसे मारकर सबको बचा लेता है। ये सीन काफी इमोशनल और ब्यूटीफुल लगता है, जब हर कोई सॉन्ग उनको सपोर्ट करता है और समझता है कि अच्छा काम करने के लिए भी एक कीमत होती है। जो यही बताता है कि एक एक पैसा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए कॉइन्स का इमेजिनरी यूज किया गया। हम अक्सर छोटे से के बेकार समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर सॉन्ग उन ने अपना कंसोल्यूशन उठा लिया होता तो शायद वो काफी अमीर होता। एंड में कैशिरो ये दिखाता है कि सारे सुपर ह्यूमंस धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं, क्योंकि वेगा बॉन्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। जोंग जा अब भी सॉन्ग उनको पैसे उधार देती रहती है, लेकिन हो सकता है कि अब लोगों के सामने हीरो बन चुके सॉन्ग उनके पास कमाने और तरीके भी हैं। आखिर में वो लोगों का सुपर हीरो है। जोंग उनका सारी चीजें क्लीन होती हैं, जो फैमिली का जेल भेज दिया गया था क्योंकि उसे एम्बेरसमेंट की होती है। वही वो इन अपनी छोटी बेटी के साथ रिकाउंसिल कर लेता है। उसकी बेटी को भी उसकी तरह स्ट्रेंथ मिली होती है, और अब उसे टीनेजर एज में अल्कोहल की जरूरत पड़ती है, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकती है। शो हमें याद दिलाता है कि पावर्स अगर लालच के साथ जुड़ी हों तो खतरनाक बन सकती
जाती हैं जैसे शुरू में हुआ था, लेकिन एंड में सब कुछ पीसफुल और हैप्पी लगता है। लोग अपनी पावर्स का लिमिटेड यूज करते हैं, हाँ, क्योंकि अब सोसाइटी का एक हिस्सा जानता है कि सुपर ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं। इस बात का चांस है कि फ्यूचर में कोई नया जो फैमिली जैसा ग्रुप वापस आए, लेकिन फिलहाल के लिए हम पॉजिटिव सोचना ही बेहतर समझते हैं। इसी बीच इनमें फायर लेडी का केफ जाती है। उसे लगता है कि फाइनल फाइट के दौरान फायर लेडी ने उसके लिए ब्रीड छोड़ दिया हो, जिसकी वजह से इनमें उसकी जान बच गई। ये एक छोटा सा मोमेंट है लेकिन काफी मीनिंगफुल लगता है। दूसरी तरफ शो सॉन्गन के लिए थोड़ा स्केरी लेकिन होपफुल नोट पर एंड होता है। मिनसोको से बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये न्यूज उस वक्त देती है जब दोनों अपने नए अपार्टमेंट में एंटर करते हैं। ये वो घर होता है जो अब वो फाइनली अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन लगता है कि जिंदगी भर मॉर्टेज चुकाना पड़ेगा। एक अच्छी बात ये है कि सॉन्गमॉन अपने फादर जैसा नहीं बनेगा। वो अपने बच्चों को छोड़कर भागने वाला नहीं है। इस बात के लिए सॉन्गमॉन रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। यही एक जनरेशनल डिफरेंस क्लियर दिखाया गया है। मिनसो के साथ होने की वजह से लगता नहीं कि सॉन्गमॉन दोबारा ब्रोक हो जाए। मिनसो को हमेशा उसे कंट्रोल में रखेगी। हो सकता है उनका बच्चा ये स्ट्रेंथ इनहेरिट ना करे और बिल्कुल नॉर्मल निकले, कौन जानता है। ओवरऑल एंडिंग होपफुल लगती है क्योंकि जो लोग काइंड होते हैं उन्हें आखिर में सभी स्वीटनेस रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन साथ ही थोड़ी ग्रिम फीलिंग भी, क्योंकि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट फ्यूचर के लिए सवाल छोड़ देता है। इसी वजह से शो का लास्ट कुछ मिनट्स काफी इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। एंड में डिटेक्टिव भी आगे बढ़ चुका होता है। वो अपनी पुरानी टाइम ट्रेवल वाली घड़ी छोड़कर एक नई फैंसी वॉच पहन लेता है। सब लोग अपनी जिंदगी में आगे मूव ऑन कर लेते हैं। इसी के साथ ये सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।